बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के भीतर का जो माहौल है वो देखकर एक बात तो तय हो गई कि चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश का दिखेगा। लेकिन ये एसआईआर वाला मुद्दा क्या नीतीश के ऊपर भारी पड़ेगा, एनडीए के ऊपर भारी पड़ेगा? तेजस्वी की परेशानी का मूल कारण ये है कि उनके साथ जो गठबंधन के दल हैं वो कोई भी दल उनके साथ वोट जोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। कांग्रेस बहुत कम आधार है, सीपीआईएम एमएल उसका एक छोटा सा पॉकेट है, और बाकी यदि कोई दल और जुड़ता है तो वो उनके साथ उतना वोट नहीं ले जाएगा, 0% ले जाएगा। कि जब जब नेतृत्व के चेहरे पे खरोंच का खतरा पैदा होता है तो उसमें पहले से ही एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और वो प्लेटफॉर्म है चुनाव आयोग। एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है और सीरियस मुद्दा है, ये तो बात सही है। और तेजस्वी बनाए कोई बनाए, मुद्दा तो ये बन चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका कि कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में सिर्फ यही आ रहा है कि एक बहुत ही समरी सी एक्सरसाइज हो जाएगी जिसमें कि सभी जानते हैं कि सरकार के लिए जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उनको पता है कि उनको वोट नहीं करेंगे, वैसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। राहुल गांधी भले ही वो यात्रा कर लें, लेकिन राहुल गांधी जब यात्रा करते हैं तो उतने समय ही कांग्रेसी सड़क पर दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद वो अपने ट्विटर और फेसबुक पर आ जाते हैं। इससे आगे उनकी कोई ना मंशा होती है और उस पर ही गाली गलौज पर उन्होंने लगता है कि हमने इतश्री कर ली है। इससे आगे जमीन पर वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। होने की प्रक्रिया जिस जल्दबाजी में की जा रही है, सवाल वहां पे भी उठता है कि सरकार के इंटेंशन क्या है। क्या ऐसे लोगों को बाहर करना है उस सूची से जो कि विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक है? देश भर में जितने भी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उसमें ज्यादातर के पास ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट का बयान है 24 परगना पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड मिल रहे हैं। लोग पता नहीं अपने चुनावी राजनीति के चक्कर में तथ्यों से भटककर, ऑब्जेक्टिविटी से भटककर इस तरह के उलझुल सवाल उठाने लगते हैं। भाई प्रक्रिया में गलती है तो आप उठाइए, टाइमिंग में गलती है तो आप जरूर उठाइए, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव से पहले ऐसा दिख रहा है मानो कि बिहार चुनाव में सिर्फ यही एक मुद्दा होगा जिस पर वोट पड़ेंगे, वोट घटेंगे, कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के भीतर का जो माहौल है वो देखकर एक बात तो तय हो गई कि चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश का दिखेगा। लेकिन ये एसआईआर वाला मुद्दा क्या नीतीश के ऊपर भारी पड़ेगा, एनडीए के ऊपर भारी पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, चुनाव चोर की बात तक आ गई। पूरा विधानसभा का जो परिसर है वो पोस्टर से पटा पड़ा है, लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है और तेजस्वी यादव भी खूब मुखर हैं। कई बार कुछ ऐसे शब्द भी बोल गए जो कि सदन की मर्यादा के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो बायकॉट करेंगे। अब अगर वो चुनाव का बायकॉट करते हैं तो चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा, आरजेडी पर उसका क्या असर पड़ेगा, और एसआईआर का मुद्दा कैसे बिहार चुनाव का वो मुद्दा हो रहा है जो कि बाकी सारे मुद्दों को गौड़ कर रहा है। इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में, नए सदस्य पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी को आप हमेशा सुनते रहे वो भी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। सर, राकेश सर से ही मैं चाह रही हूँ कि बात करूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं चुनाव का बायकॉट करूँगा, नीतीश को कुछ अपशब्द भी कह गए वो सदन में, नीतीश भी खूब गुस्साए हुए नजर आए। फिर उसके बाद राबड़ी देवी की एंट्री हो जाती है कि मेरे बेटे को जान से मारने की तैयारी है। फिर पप्पू यादव कह देते हैं कि मुझे भी जान से मार दिया जाएगा। बिहार चुनाव से पहले कैसी तस्वीर दिखाई पड़ रही बिहार की? देखिए, जमीन जो बनी हुई है वो खिसके ना, और नई ज़मीन तैयार हुई, सारी पॉलिटिक्स उस पर चल रही। लेकिन इस बार सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि 21 लाख मृत आत्माएं वोट नहीं डाल पाएंगी और 1 लाख लापता लोग भी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो 22 लाख वोट तो किसके हैं? सबसे मूल प्रश्न ये है कि यदि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या सरकार के लाए हुए हैं, तो मुझे लगता है विपक्ष को इस पर सहमत होना चाहिए कि उनका नाम कट जाए। तो वो वोट किसका कम होगा? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का। तो उस पर हाय तौबा क्यों मची हुई है? बार बार जो एक विषय आता है कि देखिए, जब भी बिहार का चुनाव आएगा तो उसमें उपलब्धियों पे बात नहीं होगी, उस पर बात होगी प्रदर्शन की।
और उस प्रदर्शन में लालू यादव जी और राबड़ी जी का जो कार्यकाल है वो आज भी एक काला अध्याय है बिहार में। इसीलिए नीतीश कुमार जी उसी अध्याय को बार बार पलटते हैं, चाहे 15 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो और चाहे 25 का होने वाला चुनाव हो। वो उनके साथ ऐसा चस्पा है जिससे तेजस्वी यादव अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने माता और पिता के उस कोर्ट की तरफ से जो की गई टिप्पणी है जंगल राज की, उससे मुक्त करना, और वो मुक्त वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए उनकी इस चुनौती का पार नहीं आ पा रहा और वो सारा का सारा जो व्यू रचना है वो चुनाव आयोग पे ले जाना चाहते हैं जिससे ये डाइवर्ट हो जाए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक घेराबंदी की कोशिश हो रही बिहार चुनाव से पहले की, और उसी का एक परिणति आपको विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है, उसी की परिणति आपको सड़क पे दिखाई दे रहा, और उसके केंद्र में जंगल राज और चुनाव आयोग। क्योंकि SIR के से जो आंकड़ा सामने आ रहा तो उसके लिए आप 2020 में चलिए। 2020 में NDA और विपक्षी गठबंधन इन दोनों का वोट देखेंगे आप तो 10 लाख का फर्क है। एक 40 के आसपास आपका इंडिया विपक्षी गठबंधन है, एक 1 करोड़ 50 लाख के आसपास NDA के पास वोट है। अब उसमें जो वोट कम हो रहे, 50 लाख वोट यदि कम होते हैं तो 50 लाख वोटों में किसका वोट कम हो रहा? तो तेजस्वी की परेशानी का मूल कारण ये है कि उनके साथ जो गठबंधन के दल हैं वो कोई भी दल उनके साथ वोट जोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। कांग्रेस बहुत कम आधार है, CPIM ML उसका एक छोटा सा पॉकेट है, और बाकी यदि कोई दल और जुड़ता है तो वो उनके साथ उतना वोट नहीं ले जाएगा, 0 पॉइंट कुछ % ले जाएगा। लेकिन उनके लिए चुनौती कौन बना हुआ है? NDA में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति और JDU तो है ही हैं, लेकिन 2 और चुनौतियां सामने आ गई हैं, प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज यदि सबसे ज़्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं वो है तेजस्वी यादव, और उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा वो उपक्रम कर रहे हैं। ठीक है, हम समय का थोड़ा सा सब लोग ध्यान रखेंगे। मैम, जितनी बात अभी राकेश सर कह रहे थे, हालांकि मेरा सवाल पहले से आपसे यही था कि क्या तेजस्वी एक प्रॉपर रीज़न तैयार करके रख रहे हैं, एक कारण, एक वजह बनाकर रख रहे हैं SIR को, ताकि अगर बाद में चुनाव हाथ से निकल भी जाए तो कम से कम एक मजबूत ये रहे कि भैया इसी वजह से गया है? नहीं, गया या नहीं गया इसमें तो अभी समय है, हम उसको बाद में देखेंगे। लेकिन SIR मुद्दा तो है ही, और ये सिर्फ तेजस्वी नहीं, ये मुद्दा तो बाकी स्टेट्स में भी मुद्दा बन के खड़ा हो गया है। चंद्रबाबू नायडू ने ऑलरेडी इसके ऊपर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी है, चुनाव आयोग से मिल के आए हैं। हमने कल स्टालिन का भी स्टेटमेंट देखा, उन्होंने भी उस पर कई सारी आपत्तियां जाहिर की हैं। तो SIR का जो मुद्दा है वो तो देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है और सीरियस मुद्दा है, ये तो बात सही है। और तेजस्वी बनाए कोई बनाए, मुद्दा तो ये बन चुका है। दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि जब SIR करके आप अपनी ही बनाई इलेक्टोरल जो रोल्स है, लिस्ट है, जो जनवरी में फाइनल आपने की है, उसी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उसी इलेक्टोरल रोल की बेसिस पे आपने 2024 का चुनाव करवा लिया, तो क्या वो सारे चुनाव में फेक वोट डाले गए? और उस फेक वोट में किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? तो ये सारी चीज़ें सवालों के घेरे में आ जाएंगी अगर बिहार का ये SIR कंप्लीट होता है और इसमें जो बेसिस किया जा रहा है वोटर को जोड़ने का, वो अगर ये विपक्षी जो मांग रहे हैं विपक्षी पार्टियां, उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल ही लॉजिक इसमें नहीं दिखाई देता है कि आप आधार कार्ड, जिसको कि हर चीज़ के लिए आप आधार बनाते हैं, आप उसको ना शामिल करें SIR में वैलिडिटी के लिए। आप वोटर आई कार्ड अगर पहले का बना हुआ है उसको भी ना शामिल करें। तो किस बेसिस पे आपने ये पुराने चुनाव कराए, 2020 का, 2024 का, उसके पहले जब जनवरी में किया इलेक्टोरल रोल, तो वो किस बेसिस पे इलेक्टोरल रोल आपने फाइनल किया? तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका कि कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में सिर्फ यही आ रहा है कि एक बहुत ही समरी सी एक्सरसाइज हो जाएगी जिसमें कि सभी जानते हैं कि सरकार के लिए जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उनको पता है कि उनको वोट नहीं करेंगे, वैसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। एक ऐसी एक्सरसाइज जो
साल लगता है, 3 साल लगता है करने में, आप 1 महीने में पूरा कर रहे हैं। 1 महीने में पूरा करके आप उसको 1 महीना और लेके उसकी रिवीजन करके उसको फाइनल कर देंगे। ठीक तो है। कितनी आप उसमें समीक्षा करेंगे और कितना उसको उसकी आप सही और गलत का उसमें जांच करेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर पिछली इलेक्टोरल लिस्ट झूठ थी, फेक थी, उसमें बहुत फेक वोटर थे, तो फिर 2024 का चुनाव क्या सही था? फिर तो आप उसको भी चैलेंज करिए, आप उसको रद्द करिए, आप फिर से चुनाव कराइए। तो ये सारे बड़े फंडामेंटल मुद्दे हैं जो कि अभी बहुत बड़े वाकई में पॉलिटिकल इश्यूज बन गए हैं। इसके ऊपर पूरे देश में चर्चा होगी और जिस तरह से सारी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं, ये सिर्फ विधानसभा में हंगामा नहीं हो रहा है, संसद में भी रोज हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है। सारे के सारे सांसद जो इंडिया ब्लॉक के पटना से दिल्ली तक दिल्ली ठीक तक है। हो गया है, लोग प्लेकार्ड ले लेके खड़े हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये मुद्दा इस बार वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जो पुनरीक्षण एक होता है, रिवीजन होता है, जिसमें जो मर गए हैं या छोड़ के चले गए हैं उनका एक बहुत समरी एक्सरसाइज होती है, उसमें उनका नाम काटा जाता है। लेकिन सारी की सारी इलेक्टोरल लिस्ट जिसके की बेसिस पे आपने 24 में चुनाव कराए, जिसके की बेसिस पे आप जनवरी में एक लिस्ट फाइनल करके बैठे थे, उसको सारे को बिल्कुल ही से नकार देना, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। और लॉजिक नहीं है इसलिए शोर शराबा होना वाजिब है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि सरकार जिन वोट बैंक के जिस ग्रुप से थोड़ी लग रहा है कि डरी हुई है कि वो उसको वोट आउट करेंगे, उनको वो बाहर करने की लेकिन साजिश विपक्ष चल रही रोहिंग्या और है। बांग्लादेशी कह रही है ना, वो वोटर्स जो है वो है उनकी कहानी है। सालों में तो उसका आपकी नुकसान तो सरकार- बीजेपी को होगा, आरजेडी को कैसे होगा? नहीं, 20 साल में आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसने कैसे दे रहे हैं? आप 20 साल पुरानी, ठीक है। 20 साल से तो आप ही सरकार में है ना। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए तो पिछले 20 सालों में आपको पता नहीं चला, और वो किसको वोट कर रहे हैं किसको नहीं, आप ही उन्हीं के वोट से जीतते रहे, इसका मतलब तो यही है। ठीक। तो ये तो सारी बेसर पैर की बातें हैं ना। लेकिन ये भी है कि बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में दंगल नहीं होगा तो कहाँ कहाँ होगा? होगा, बिल्कुल ठीक। तेजस्वी यादव जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसा कि राकेश सर ने भी कहा कि उनके जो कोर वोटर्स हैं, उनके पिता के, उनके माता के इकट्ठा किए हुए, उनका मकसद सिर्फ उन तक वो संदेश पहुंचाना है कि भैया हम आपके साथ हैं। एक सवाल जो मैंने पूर्णिमा जी से किया, बट पूर्णिमा जी इस पर तैयार नहीं हुई कि क्या तेजस्वी ये विषय पहले से तैयार करके रखे हैं कि हमारे जिस एरिया में वोट कटेंगे हम एसआईआर बताएंगे, या हमें अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो हम एसआईआर बताएंगे? क्या ये कहानी वो तैयार कर रहे हैं जैसे केजरीवाल कर रहे थे? नहीं, देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें मतदाता पुनरीक्षण लगातार काम होता रहता है। विपक्ष का काम है, विपक्ष को अगर लग रहा है कि उसमें उनका अहित हो रहा है और उनको लगता है कि उनके लिहाज से चीज़ें ठीक नहीं है, तो सवाल उठाएंगे, बात भी उठाएंगे। और आप जो बात कह रही उसकी पृष्ठभूमि भी वहीं पर वो तैयार कर रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो मतदान का अधिकार किसको होना चाहिए? इस पे तत्काल काउंटर क्वेश्चन होता है कि ये कहाँ से आ गए, इतने सालों में आते रहे, क्या ये वोट डालते रहे? तो जीवन भर जो है आप गलत काम करते रहे और अगर उस गलती को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है तो उस पर क्या आपत्ति उठाई जाएगी? आपत्ति इस बात पर हो सकती है, इस तरीके पर, इस मंशा पर कि इसके पीछे मंशा क्या है। जो बात पूर्णिमा जी कह रही, क्या एक वर्ग विशेष, उन्होंने कहा कि उनका वोटर, तो खास तौर से सीमांचल की तरफ ज्यादा बात हो रही, मुस्लिम वोटरों की ज्यादा बात हो रही कि उनको वहां पर कर। लेकिन जो घुसपैठ का जो प्रश्न उठता है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की, वो उसी बिरादरी में और उसी क्षेत्र में ज्यादा उठता है। तो खुलकर थोड़ा सा कुछ मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो बीएलए या जो बीएलओ हैं वहां पर, दोनों ही पक्षों के, वो बिहार है, बिहार में कोई भी शांत नहीं बैठता है, सब बहुत सक्रिय हैं। आरजेडी के भी कार्यकर्ता अगर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तुलना में ज़्यादा ऊर्जस्वित हैं, ज़्यादा तेजस्वी हैं वो, और ज़्यादा मुखर होते हैं, प्रखर होते हैं। अब 65 लाख लोग की खबर आ रही है कि 65 लाख लोग हट रहे हैं जो मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म देने। इसमें सीधे सीधे 22 लाख लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख लोगों के अलग अलग जगहों पर नाम दिखाई पड़ रहे हैं। बात आती है 35 लाख की। अब इस 35 लाख में जिनके नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके नाम कट गए हैं। इसमें अगर सही कागजात और सही पैरवी हो गई, जिसका बूथ लेवल का मैनेजमेंट बेहतर होगा, तो मैं देख रहा हूं कि ये तो एक वार्म अप एक्सरसाइज है लोकतंत्र के लिए। मैं इसको एक सुखद मानता हूं कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले, मतगणना से पहले मतदाताओं को जोड़ने का अधिकार इस लोकतंत्र में आपको मिल रहा है। और ये जो बात आती है कि आधार कैसे बनते हैं, आधार हमने देखा है कि कई तरीके से, किस तरीके से बन जाते हैं। अब ये निश्चित तौर पे सवाल व्यवस्था पर उठेगा। और ये पता नहीं क्यों सरकार अब तक नहीं कर पा रही है कि मतदाता
सूची, मतलब जो वोटर कार्ड और आधार को जोड़ ही देना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले जो मतदाता, आप आधार कार्ड बनवा ले जाते हैं, आधार कार्ड किस बिना पर बन गया आपका? कुछ तो कागज रहे होंगे ना। अच्छा, फिर फैलाया कैसे जा रहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अरे भाई 11 में से एक मांगा गया है, तो 11 में से एक भी आपके पास नहीं है, चलिए अच्छा नहीं है। उसके बाद जो आपके वहां पर जो क्षेत्रीय अधिकारी, जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, वो इसको क्या नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो शोर मचाने वाली बात अलग है, और तेजस्वी जो कर रहे हैं उसको समझिए प्रतीक्षा जी। उनकी समस्या ये है कि राहुल गांधी भी यहां पर दिल्ली में कर रहे हैं ओबीसी सम्मेलन, और उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए हम से गलती हुई, हमने जातिगत जनगणना, हम माफी मांगते हैं। हाँ। तो वो एक अलग तरीके की छवि लेकर उभर रहे हैं। और राहुल का बड़ा होना ओबीसी के बीच में तेजस्वी या अखिलेश यादव के लिए समस्या है, इसको आप समझिए। तो तेजस्वी यादव की जो पूरी छटपटाहट और जो जमीन पर उतरकर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी भले ही वो यात्रा कर लें, लेकिन राहुल गांधी जब यात्रा करते हैं तो उतने समय ही कांग्रेसी सड़क पर दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद वो अपने ट्विटर और फेसबुक पर आ जाते हैं। इससे आगे उनकी कोई ना मंशा होती है, और उस पर ही गाली गलौज पर उन्होंने लगता है कि हमने इतश्री कर ली है। इससे आगे जमीन पर वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में भी वहां पर जो मूलाधार है वो आरजेडी है, तेजस्वी की टीम है। तो तेजस्वी ये बता रहे भैया हम हैं, क्योंकि राहुल की पूरी कोशिश है, जो उन्होंने कन्हैया और पप्पू यादव को वहां पर भेजकर कोशिश की थी कि युवाओं के बीच में, ओबीसी के बीच में, मुसलमानों के बीच में हम सबसे बड़े आपके जो है मसीहा बनकर उभरेंगे, तो उसको तो एक बार में ही धक्का देकर पप्पू और कन्हैया को नीचे कर दिया तेजस्वी ने और लालू ने, बता दिया। फिर तेजस्वी ने बताया कि भाई देखिए पॉलिटिक्स में अभी मेरे पिताजी जीवित हैं और वो राजनीति में अभी सबके पिताजी हैं। तो वो बता रहे हैं कि तेजस्वी अभी ये करो, और जब इसका मुद्दा आएगा, चूंकि संसद में बात चल रही है, वहां पर फाड़ के फेंक रहे हैं। वैसे फाड़ के कागज फेंकने की पुरानी आदत है राहुल गांधी की, तो उन्होंने फिर से फाड़ कर फेंका। परंतु वहां पर जमीन पे बिहार में कौन लड़ता दिखाई पड़ रहा है, और तेजस्वी चुनाव न लड़े ये हो नहीं सकता है। अब उन्होंने ये भी बताया कि उनको जान का खतरा भी है। इस तरीके की बातें भी आई थी। उनकी माताजी ने कहा कि जान का खतरा है, कई बार हमला हुआ है उसको। कई बार हमला हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो ये देखिए, पहली बात तो है कि किसी भी उप मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, इस तरीके की अगर कोई चीज है तो उस पर तो पहले मेरे ख्याल से होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से भी सरकारी सुरक्षा ही उनके पास है, बिहार पुलिस की सुरक्षा है। बिहार में 20 साल से दूसरों की सरकार है। अभी कम से कम देश में इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं। तो ये राजनीति है, राजनीति के रंग है, मजे लीजिए। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मतदाता पुनरीक्षण जो हो रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये होना ही चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनको ही मतदान का अधिकार होना चाहिए, किसी बाहरी को नहीं होना चाहिए। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। नहीं, इस महीने के अंत में कोर्ट में ये मामला है, लेकिन 98% काम पूरा हो चुका है, ऐसा कल चुनाव आयोग ने भी कहा। पीयूष सर, तेजस्वी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और राहुल गांधी जाति की जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि दोनों लोग मिलके बिहार फतेह कर लेंगे इस तरीके के मुद्दों से? नहीं, देखिए फतेह कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ये तो आगे की बात है अभी, लेकिन कोशिश वो करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अचानक से जो है ये जो पुनर्निरीक्षण वाला काम कराया है चुनाव आयोग, जो कि चुनाव आयोग के माध्यम से, क्योंकि ये क्लियर है, आप देखें तो लगातार सरकार ही करवाती है, माध्यम जो है चुनाव आयोग बन जाता है। पहले चुनाव आयोग ही करता था, क्योंकि चुनाव आयोग होता तो वो आप मतदाता को इनवाइट करता कि आप अपना करेक्ट करो। अभी चुनाव आयोग कहेगा कि मतदाता अपने को प्रूव करे, ये डिफरेंस आया है। और अब पूरी की पूरी जो है कि आपकी सिटीजनशिप पे जो है सवाल उठाया जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इसीलिए, क्योंकि देखिए दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इसीलिए उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब ये एक जो चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरह का काम, क्योंकि देखिए ये सब इसको एग्री करेंगे, ठीक है, प्रोसेस सही है, एक्सेप्ट कि आप सिटीजनशिप का जो है कि आपकी तय करने का मामला वो चुनाव आयोग नहीं कर सकता, ये बहुत क्लियर है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जो जिस तरह से एक प्रक्रिया 1 महीने के अंदर की जा रही है, बिहार जैसे राज्य में जहाँ कि बहुत सी आबादी जो है वो वर्किंग आबादी है, जो मजदूर क्लास है या जो लेबर क्लास है, दूसरे राज्यों में लगातार है, और वो समस्याएं आ भी रही हैं, जो कि बहुत से लोग, ये चुनाव आयोग ने अभी उसके आज ही की खबर है कि कितने लोग जो है कि वो वहाँ पाए नहीं गए, जो बाहर अब काम पे लेकिन उनके पास मौका है, जी चुनाव हाँ, भी जी बहुत हाँ। दूर है, वो आके अपना हाँ है, मौका है, लेकिन उस पर क्या लोग पहुँच पाए, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ बहुत से, जैसे अब बहुत से लोग जो मर चुके हैं उनके भी नाम हैं उस लिस्ट में, बात सही है, वही तो हटाया गया, करेक्शन होता नहीं है, ये कराना काम है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो है कि चुनाव आयोग का। लेकिन हो क्या रहा, अभी देखिए आप, अभी भी जो है उनके फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जो हमको ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ऑलरेडी मर चुके हैं,
जो 6 साल पहले मर गए, जो 6 महीने पहले मर गए, जो साल भर पहले मर गए, उनके भी अभी जो है अपलोड किए जा रहे हैं फॉर्म। तो और ये कहा जा रहा है कि साहब आपका जो है कि लिस्ट में नाम आएगा। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट अब तो सामने आ रही है ना, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है। बाकी रिवीजन होना चाहिए निश्चित रूप से, जो लोग बाहर से आए हैं उनका नाम कटना चाहिए, जो लोग मर गए हैं उनका नाम कटना चाहिए। देखिए लंबी प्रक्रिया है और इसमें आपको घर घर जाके ये इंश्योर करना पड़ता है। लेकिन बीएलओ के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उनको कई काम करने हैं, घर भी जाना, फॉर्म भी देना। अभी क्या हो रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला है वो फॉर्म बांट दिया गया है, जो कि कहीं से मेल नहीं खाता है। तो ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दे रही हैं और उसका कारण ये कि जल्दबाजी में किया जा रहा है। आपको एक टारगेट दिखाना है कि चुनाव के पहले हमें ये हासिल करना है। इसीलिए जो है कि आशंकित है, आरजेडी आशंकित है, तेजस्वी यादव आशंकित है और कांग्रेस और दोनों का मिल के ये प्रयास है कि इस बार सत्ता में आना है। तो उन्हें इससे एक अपने उनका जो इलेक्टोरेट है, ज़्यादातर जो बाहर रहता है, जो जाके काम करने जाता है वो है, जो सीमांचल का जो है वो तमाम चीज़ें। और चूंकि इसमें सिटीजनशिप का मामला है तो ये भी आशंका पैदा होती है, पहले आशंका पैदा हुई थी एनआरसी के माध्यम से कि साहब आप उन लोगों को यहाँ से रोहिंग्या के नाम पे बाहर करेंगे। क्योंकि सवाल वहाँ पे फिर भी आता है कि रोहिंग्या को एक मुद्दा बनाया जाता है चुनाव के टाइम में, आखिर उनकी घुसपैठ हुई कैसी है। केंद्र में आपकी 11 साल से 12 साल से होने जा रहे हैं, सरकार है वहाँ पे। राज्यों में आपकी 20 साल से बिहार में सरकार है, आप और दूसरे राज्यों में ये मामले उठाए थे, वहाँ पे बीजेपी की सरकार रहती है। तो आखिर वो आते कैसे हैं और फिर उनका चुनाव आयोग क्या करता है, क्यों नहीं जांच परख करता है कि भाई लोग कहाँ से आ रही हैं। आधार कार्ड बना तो वो भी सरकार के माध्यम से ही बनता है ना, एजेंसीज हैं, वहाँ पे क्रॉस चेक क्यों नहीं होता है। क्या वो फीडबैक उनको नहीं मिलता कि हाँ ये रोहिंग्या के मुद्दे तो हमेशा उठते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आशंका है निश्चित रूप से, लेकिन पूरी की प्रक्रिया जिस जल्दबाजी में की जा रही है, सवाल वहाँ पे भी उठता है कि सरकार के इंटेंशन क्या है। क्या ऐसे लोगों को बाहर करना है उस सूची से जो कि विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक है। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर हम राशन लेने के लिए आइडेंटिटी दिखा रहे हैं तो वोट डालने के लिए दिखानी चाहिए। खैर, राजकिशोर जी ने कहा है कि बिहार के लोग कभी शांत नहीं बैठते और मुखर, प्रखर और तेजस्वी होकर जवाब देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली बात आप कर दें। 2 विषय पर तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं चुनाव बायकॉट करूंगा, तो लालू यादव का सपना कैसे पूरा होगा कि बेटा जो है सीएम बनेगा। और दूसरा ये कि जिस तरीके से तेजस्वी लगातार लगे हुए हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सोचने का विषय होगा एनडीए के पक्ष में? देखिए, अगर केवल भ्रम और गलतफहमी फैलाकर, झूठ फैलाकर एक देश में वातावरण बनाना हो तब तो ये सारा अभियान सही है। जैसे इसी डिबेट में कहा गया कि मृत आत्माओं के जो है वो फॉर्म डाल दिए गए हैं। कहाँ से ये दिखा है, क्योंकि ज़मीन पर 1,54,000 बूथ लेवल एजेंट भी हैं बीएलओ के साथ, और हर पार्टी ज़मीन पर जोर लगा रही है कि हमारे मतदाता जरूर जाए। अगर बीजेपी की है तो वहाँ आरजेडी की भी है, कांग्रेस की भी है, वामपंथी पार्टियों की भी है। सारे बूथ लेवल एजेंट 1,54,000 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। जो बीएलओ है वो तो करीब 1 लाख के आसपास है, लेकिन ये भी एजेंट है। 1 लाख स्वयंसेवक हैं, वहाँ जमीन पर जाके देखेंगे तो पूरा एकदम 98% काम पूरा भी हो गया। इसलिए है नहीं, 98% लोगों का फॉर्म लोड हो गया। हाँ, मतलब फॉर्म लोड, अभी 1 महीना समय है, ये नहीं कि वो सारे कागजात उसमें आ गए हैं। उसमें देखिए 3 पहलू हैं इसका। पहला है कि वोटर का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उस पर सबसे बड़ा प्रश्न है, और ये पहली बार होगा शायद देश के इतिहास में कि केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव आयोग पर भी प्रश्न उठा रहे हैं, चुनाव बहिष्कार का भी आह्वान कर रहे हैं। इसके पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था, ये फर्स्ट है। सेकेंड इसका यह है कि जो बिहार की राजनीति है उसमें ये बातें क्यों उठाने की अभी आवश्यकता हो गई है, किस ढंग से उठाई जा रही है, क्योंकि अभी तक बूथ लेवल किसी एजेंट ने, किसी पार्टी के कोई मेजर ऐसा नहीं दिखाया है कि यहां बीएलओ गड़बड़ी कर रहे थे। ये कोई शिकायत लिखित में कहीं से आई नहीं है। तो जितनी बातें हैं ऊपर से हैं। और तीसरी बात आ रही है कि घुसपैठ की, कि भाई घुसपैठिया कैसे हो गए। तो मैं घुसपैठ से पहले शुरू कर देता हूं। घुसपैठ तो बस मोदी जी की सरकार आने के बाद ही हुआ है। घुसपैठ की लड़ाई तो पहले भारत में थी नहीं। माने आप इतने बड़े पत्रकार सभा है, असम में, बंगाल में, बिहार में, ये 70-80 के दशक में जो असम का आंदोलन था वो बिहार में भी था, सीमांचल में। उसी ढंग से वहां लड़ाइयां चली हैं, बुकलेट निकलते थे, हम लोग चंदा वसूल के भेजते थे वहां की लड़ाई के लिए। जैसे बंगाल की लड़ाई थी, जिन लोगों ने दिल्ली से लेके देश भर में
80 के दशक से लगातार आने वाले बांग्लादेशी या घुसपैठियों को राशन कार्ड बनवा के उनको वोटर बनवाया, उनके चुनाव पर जीतते रहे। वो 2-2, 3-3 पीढ़ी हो सकती है। मोदी जी के राज में कैसे आ गए? 27 मार्च 2024 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया कि 2216 किलोमीटर हमारी बांग्लादेश की सीमा है, जिसमें 1653 किलोमीटर हम बाढ़ लगा चुके हैं। 112-13 किलोमीटर ऐसी जगह है जो नदी नाले और पहाड़ हैं जहां लग नहीं सकते हैं। 450 किलोमीटर में बंगाल में लगाना है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार से 7 मीटिंग हो चुकी है, जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात कर चुका हूं, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वहां बात करते हैं, नहीं मिल रहा है। और देश भर में जितने भी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उसमें ज्यादातर के पास ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट का बयान है। 24 परगना पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड मिल रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है पार्लियामेंट में और इसका खंडन नहीं हुआ है। तो आप अगर फैक्ट्री बना के रखे हैं 24 परगना में कि जो आओ उसको दो, तो फिर तो है। और वो वोटर किसके हो सकते हैं? तो लंबे समय से जो बिहार में लालू जी की पॉलिटिक्स थी MOI का, तो एम में वो सब शामिल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के जो अभी जो डाटे आ रहे हैं, ये क्या केवल ये जो इतनी भारी संख्या में 71-72 लाख कुल मिला के लगभग डाटा हो रहा है, अगर इतने नाम आए हैं तो एक बार इसकी सफाई हो रही थी। अब आते हैं सेकेंड पोजिशन पर, तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी यादव पिछली बार, जैसा अभी हमारे एक साथी राकेश शुक्ल जी बता रहे थे, देखिए 37.26% वोट एनडीए को था। 37.23% वोट जो था वो जो इनका गठबंधन है, उसको महागठबंधन तो मैं नहीं कहता हूं, आज महा नहीं है, मतलब 3-4 पार्टियां हैं जिस उसको था। और 75 सीटें आरजेडी की थी, 74 जो है बीजेपी की सीटें थी। 125 उधर था, 110 उधर था। तो वो छटपटाहट है कि उस समय जो ओवैसी के पक्ष में कुछ वोट चले गए हमारे, उनके खड़ा होने के कारण वो वोट उधर के ही थे। अगर उसमें ये सारे अगर छट जाते हैं बहुत सारे वोटर, तो हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो उनके पास फिर सरकार बनने की कोई संभावना, क्योंकि पूरी संभावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 2015 में उस क्षेत्र के 24 में से 17 सीटें उनको मिली थी, जो 7 सीटें रह गई पिछली बार केवल उसके खड़े हो जाने के कारण। तो ये एक व्यापक भय है। सेकंड, राहुल गांधी के साथ जब पॉलिटिक्स करते हैं तो राहुल गांधी के जो इस समय देश भर में और दुनिया भर के सलाहकार हैं, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, वो एक नियो लेफ्टिज्म है, जो कई बार यहां बोल चुका हूं कि भारत में हिंदुओं के अंदर जो एक एकता जगी है, जाति थोड़े थोड़े टूटे हैं, उसको किसी ढंग से जाति के आधार पर लाओ, इसको जाति पर एजेंडे को लाओ और तब ये फटेगा, तब तुम्हारी सत्ता में आएगा। और उसमें अखिलियत मुसलमानों के, पिछड़े दलितों के उठाओ। तो अब जो विलाप कर रहे हैं भाई, अभी बिहार में तो सारे पिछड़े ही मुख्यमंत्री होते आ रहे हैं। मेजॉरिटी सांसद पिछड़े दलितों का है, मेजॉरिटी मिनिस्टर पिछड़े दलितों का है, पार्टियों के अध्यक्ष पिछड़े दलितों का है। अब किसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि पिछड़ों का हक मारा जा रहा है? ठीक, तो ये तो विषय आपका है। और जो कहा जा रहा है, तीसरी बात आती है कि संसद में वहां जो कुछ भी हुआ है, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कि नहीं वो तो आजकल थोड़ा संतुलन खो गया। मैं मानता हूं कि विधानसभा में परमात्मा ने उनको पहली बार सही संतुलन में लाया है। जो बिहार में सच नहीं बोला गया, वो विधानसभा में सब बोल रहे हैं, उठ के खड़ा होकर अगर कहते हैं जो सच्चाई थी कि राबड़ी देवी जी जब खड़ा होती है, अरे बैठो बैठो, इसको कुछ आता है जी, तो हस्बैंड इसका जेल में गया तो इसको बना दिया। तेजस्वी यादव को भी बोल देते हैं कि जब इसको बनाए मंत्री तो कुछ नहीं आता था, ऑफिसर देके काम कराना पड़ता है, बोलता रहता है तुम। तो ये सब जो बातें आ रही है, तबीयत ठीक है उनकी, ऐसा तो बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो जो काफी सच बोलने लगे हैं, ईश्वर परमात्मा उनको इस प्रकार से मानसिक स्थिति में बनाए रखे कि जो सच नहीं बोला गया और कल जो वो बराबर बोला जा रहा है। और बाहर का दृश्य देखिए जो पार्लियामेंट में हुआ है, लालू यादव के दूसरे सुपुत्र ने उप मुख्यमंत्री की गाड़ी को अपनी गाड़ी खींच के 2 बार मारा है, वो वीडियो चल रहा है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि अगर विधानसभा में कुछ बोला जाएगा तो क्या एक विधायक और इतनी बड़ी पार्टी का मतलब उनके सुपुत्र लालू जी के बाहर उसकी गाड़ी पर मारेंगे, कहेंगे मैं अंदर होता तो अंदर ही पीट देता, मैं तो नहीं था। तो इस प्रकार की भाषा बिहार में रही है। लोगों को लगता है कि वो कैसे बोल दिया गया है। ऐसे ही भाषा बोली जाती थी और आतंक इतना था कि लालू जी और उनके लोगों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकते थे। आपने बोला है तो परिवार सहित कई बार अपना गांव, अपना शहर, राज्य तक छोड़ के लोगों को जाना पड़ा है। एक भयावह परिस्थिति थी बिहार के अंदर। तो उस परिस्थिति की बात तो होगी, जंगल राज छोटे शब्द है, तो वो सारी चीजें इस समय आ रही हैं। लेकिन लास्ट मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को भी ये विचार करना चाहिए
कि आधार कार्ड और राशन कार्ड यूं ही नहीं बनते हैं। आधार कार्ड आया था तो माना गया था कि एक कार्ड सब कार्ड को रिप्लेस करता है। अगर आधार कार्ड में भ्रष्टाचार है तो वो दूर हो, लेकिन आधार कार्ड की मान्यता कैसे बने इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है। ठीक। राजकिशोर जी कह रहे थे कि बिहार के लोगों को शांत कराना मुश्किल है, अवधेश जी ने निराश नहीं किया उनको। सर ये एक जो मुझे लगा कि सबकी बातचीत में निकल कर आ गया कि एसआईआर का जो लूप होल्स है वो तो है ही, नो डाउट, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी एक अलग चुनाव बाइकॉट की बात कर रहे हैं, अपने खास वोटर्स को लेकर ध्यान दे रहे हैं, सीमांचल के वोटर्स की बात आ रही है, क्या ये जो बिहार चुनाव के पहले का जो एक पूरा जो कह लीजिए कि एक वार्म अप मैच चल रहा है, ये देख के कुछ आकलन लग पा रहा है कि एसआईआर कितना इंपॉर्टेंट होगा बिहार चुनाव में? नहीं, एसआईआर बिहार चुनाव में इम्पोर्टेंट हो या ना हो, पूरे देश के लिए एक चुनावी प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राजकिशोर जी की इस बात से सहमत हूँ कि आप ये पूछ सकते हैं कि पहले क्यों नहीं हुआ या ये लगातार क्यों नहीं हो रहा था, पर जो लोग ये कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है तो फिर तो उनके मंतव्य पर हमें शंका है। क्योंकि अगर मरे हुए व्यक्ति वोट दे रहे हैं या एक व्यक्ति दो जगह वोट दे रहा है, भाई बिहार में तो जो बात बिल्कुल सही कही कि वो वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं, मजदूर वर्ग भी, और जो इवन वर्किंग क्लास भी वहाँ का है वो बड़े शहरों की तरफ होता है, और उन शहरों में उनका एक वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन है, और वो वहाँ अपने जो स्थानीय पैतृक गाँव हैं या जहाँ से वो आते हैं बिहार में, वहाँ जाके भी वोट डाल देते हैं। तो ये तो कानूनी तौर पर भी गलत है ना। और अगर इसको सही किया जा रहा है तो ये सवाल जरूर उठ सकता है कि पहले क्यों नहीं सही किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस गलत को हम बढ़ाए चले जाएं, कंटिन्यू करते रहें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और ये बात सही है कि चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता तय नहीं कर सकता, लेकिन नागरिकता तय करने के लिए जो पहचान पत्र बने हैं उनकी जांच तो कर सकता है ना, उनके आधार पर तो, क्योंकि वोट तो भारत का नागरिक ही देगा। अगर किसी को इस पर शंका है तो फिर उस पर तो बहस करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वोट भारत का नागरिक देगा, भारत का नागरिक है कि नहीं उस आधार पर ही मत दिया जाएगा। और चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमारा तो पूरा काम जो चलता है मतदाता से ही चलता है, हमारी रीढ़ में, हमारे मूल में मतदाता है। हम केवल उस प्रक्रिया को, हाँ ये प्रक्रिया क्या वाकई 1-1.5-2 महीने में खत्म हो सकने वाली प्रक्रिया है, या ये ऐसी प्रक्रिया जिसको पहले से शुरू कर थोड़े और लंबे समय तक चलाया जाना चाहिए था, या और गहराई से गहनता और उसकी प्रक्रियागत जो खामियां हैं उनको कोई उजागर कर रहा है तो वो ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह बीएलओ उससे ज्यादा तो आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, और उनको बाकायदा जमीन पे रखा गया ना, उनकी नियुक्ति होती है, प्रक्रिया के तहत होती है। या तो पार्टियों के पास वो लोग हैं नहीं, केवल ट्वीट करने वाले और फेसबुक पर लिखने वाले लोग बच गए हैं। दिक्कत तो वहीं से हुई ना, जिनके पास संगठन नहीं है और केवल ट्विटर और फेसबुक पर उनको एक्टिव बने रहना है, तो नीचे अगर गड़बड़ी होगी भी तो पहचानेंगे कैसे? केवल हल्ला करते रहेंगे कि साहब गड़बड़ी हो रही है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको मत देने का अधिकार था और वो मत नहीं दे पा रहा है, आप उसको उजागर कीजिए, आप बताइए कि फलां व्यक्ति है। हाँ, बहुत समय है। उस पर अगर काम नहीं होता है तो फिर सारे मीडिया को और सारे जिम्मेदार लोगों को भी खूब जम के आवाज उठानी चाहिए कि इस व्यक्ति का हक आप नहीं मार सकते वोट देने का। ऐसा व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार था और उसको वोट नहीं देने दिया जा रहा है, 50 लाख 64 लाख का आंकड़ा जो आ रहा है कि हट जाएंगे, तो ये तो बड़ी बात है। पहले से वोट क्यों दे रहे थे ये सवाल किया जा सकता है, और उनके वोट से कौन जीता को, लेकिन अब वो चुनाव खारिज नहीं हो सकता, उन मतों को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राहुल गांधी लगातार चिल्लाते रहे कि मतदाता सूची में खामी थी। अब क्या उन्होंने सोचा कि ये हारने के बाद चिल्लाने की बजाय पहले ही चिल्ला दो? आपका ये जो प्रश्न लगातार आ रहा है, दोनों तीनों आपने पत्रकार साथियों से किया कि क्या पहले से एक एक्सक्यूज तैयार किया जा रहा है, एक बहाना हो सकता है किया जा रहा हो? तेलंगाना में भी 33 लाख कटे थे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर सरकार बनी कांग्रेस की। हाँ, और सरकार बन गई फिर भी कांग्रेस की वहीं से। तो ये सवाल जरूर उठ सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर ऐसे मतदाता कागज पर मौजूद थे जो सचमुच वोट देने का अधिकार नहीं रखते, तो इस प्रक्रिया को ज्यादा सघनता से, अगर इसको इतना गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है तो इसको अधिक सघनता से और लगातार चलाया जाना चाहिए। और अब तो पूरे देश के लिए कहा भी गया चलाया जाएगा, चलाया ही जाना चाहिए। लोग पता नहीं अपने चुनावी राजनीति के चक्कर में तथ्यों से भटककर, ऑब्जेक्टिविटी से भटककर इस तरह के उलझुल सवाल उठाने लगते हैं। भाई प्रक्रिया में गलती है तो आप उठाइए, टाइमिंग में गलती है तो आप जरूर उठाइए, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। आप लोकतंत्र का चोर कह रहे हैं, चुनाव का चोर कह रहे हैं। किस तरह की तख्तियां लेकर आप विधानसभा और संसदों के, इससे फिर ना जो आपको वोट देना भी चाह रहा होगा वो आपके पास नहीं आएगा। पता नहीं इनके सलाहकार कौन होते हैं, आप किस चीज पर प्रहार करना चाहते हैं। ऐसे 25 उदाहरण लाकर मीडिया के सामने बिठा दीजिए कि भाई ये वोट देने का अधिकार रखते थे, बिल्कुल इनका बाकायदा अधिकार था, ये इनके कागज पत्तर, और देखो इनको हटा दिया गया। क्या उसको नहीं सुना जाएगा? वो पहले चुनाव आयोग में जाके शिकायत कर दीजिए। अब तो चुनाव आयोग की ऐप है,
घर बैठे व्यक्ति ये कर सकता है कि मेरा था और नहीं हुआ, या मेरी उसकी तिथियां हैं बाकायदा प्रकाशित होती है उस ऐप पर, आप अपने कागज अपलोड कर दीजिए, नहीं तो जो BLO उसको बोल दीजिए, नहीं तो कलेक्ट्रेट में चले जाइए, कलेक्टर कार्यालय में अर्जी लगा दीजिए, तुरंत कार्रवाई होती है। और जो लोग वाकई इस प्रक्रिया से चल रहे हैं वो संतुष्ट हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है। असल में आपके पास तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही नहीं है जो ये पता कर सकें कि किस लेवल पर ये गड़बड़ी हो रही है। तो आप केवल ऊपर से शोर मचा सकते हैं, सोशल मीडिया पर तख्तियां लेकर विधानसभाओं और लोकसभा के बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन सचमुच अगर गड़बड़ी हो रही तो उसको उजागर करने का तरीका है और उसको उठाया जाएगा, मजबूती से उठाया जाएगा। क्या ये सब करके चुनावी बहाने तैयार किए जा रहे हैं? हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये भी कि आप पहले से हार मान रहे हो, ऐसा तो लगता नहीं है। बिहार का चुनाव कभी भी इतना सीधा स्पष्ट रहा नहीं। जो भी लोग उस चुनाव को लड़ते हैं वो खुद जानते हैं कि समीकरण कभी भी बदल सकते हैं, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। सब अपनी तैयारी में लगे हैं। SIR को जिस स्तर पर विपक्ष ने मुद्दा बनाया, मुझे लगता है कि वो मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। आप कुछ ऐड करें। आप बहुत उत्सुक हैं, ये तेजस्वी वाले मुद्दे पे किसी ने खुल के नहीं कहा कि क्या वो हार के डर से इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है हार के डर से वो इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं। वाकई में मुद्दा ये है कि जिस समय तेजस्वी 20 में चुनाव, उस समय लालू यादव जेल में थे, 20 में इन्हें बिल्कुल रूकी इन पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, नए नए आए थे, और जिस तरह से इन्होंने कैंपेन लीड किया था और सीटों के मामले में नंबर 1 बन के आए थे। बीजेपी वाकई उनसे डर गई है इस बार, और बीजेपी को लग रहा है इस बार उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि नीतीश जी के जो हेल्थ कंडीशन है वो सबको पता है। बीजेपी डेस्परेट है कि इस बार उनका अपना मुख्यमंत्री बने, तो उनको वाकई में इस बार करना ही कर रहा है, करो या मरो वाली स्थिति है कि उनको अपना ही मुख्यमंत्री बनाना है। नंबर 1 पार्टी उन्हें अपनी ही बननी है। तो वो ये एक क्लीन अप करना बहुत अच्छी बात है, इसके अगेंस्ट कोई नहीं है। भाई फेक नाम है, अगर जो लोग मर गए हैं उनके नाम है तो उसको हटाने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आई वॉश है और जो उनके वोट बैंक के लोग हैं उनके नाम समरिली काट दिए जाएं। डर लोगों को ये सता रहा है। हालांकि बिहार के वोटर्स इतने नादान है नहीं। आप पूर्णिमा जी के अपनी बात रखें। हाँ, ठीक, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जब नेतृत्व के चेहरे पे खरोंच का खतरा आता है तब तब चुनाव आयोग आधार बनाया जाता है। और ये आधार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2009 में बनाया था, और लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरफ से EVM का इशू उठाया गया था। उसके बाद फिर कांग्रेस में लगातार EVM का इशू उठाया गया। जब EVM का इशू बंद हो गया और ये लगा कि अब जनता इस पर विश्वास नहीं कर पा रही, तो अब वोटर लिस्ट का इशू उठाया जा रहा है। और यही मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया था। तो साफ है कि जब जब नेतृत्व के चेहरे पे खरोंच का खतरा पैदा होता है तो उसमें पहले से ही एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और वो प्लेटफॉर्म है चुनाव आयोग। राजनीति यही है। आप सब दर्शकों का बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। जिस तरीके की सारी बातें SIR को लेकर निकल कर आई, एक बात तो तय है कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी जैसा ही माहौल दिख रहा है। हाँ, चुनाव के बाद कैसी तस्वीर होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव की हर अपडेट, हर खबर, हर ग्राउंड रिपोर्ट आपको अमर उजाला पर मिलेगी। आप जुड़े रहिए। हम अभी से बिहार चुनाव पर मजबूती से लग गए। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।